सारे दोनों को क्लियर? यस सर। ठीक है चलिए। देखो आपने एक बड़ा चैप्टर चालू कर रहा है अकाउंट्स का जिसका नाम है कैश फ्लो। ये आप क्लास 12 में वैसे किए हो, लेकिन ये मान के चलो एक बार कि कुछ नहीं किए हो वैसे पढ़ते हैं। कैश फ्लो चैप्टर का मेन थीम क्या है? जब आप लोग क्लास 12 में पढ़े तब भी और अब भी कैश फ्लो का मेन थीम है कितना कैश का इनफ्लो हुआ और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ, इस बात का रिकॉर्डिंग करना। 3 एक्टिविटी से क्या क्या 3 एक्टिविटी का नाम है ये तो याद होगा आई थिंक। यस सर। ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है? सर डे टू डे काम, बिजनेस का मेन एक्टिविटी, उससे बिजनेस का कैश का कितना इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है। इन्वेस्टिंग मतलब सर आप अपने बिजनेस में या बिजनेस के बाद जो पैसा इन्वेस्ट किए, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इनका बात करेगा ही। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आप कहीं से पैसा अरेंज किए, इशू ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ शेयर, डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, लोन टेकन, लोन रिपेड, फाइनेंस जो आप अरेंज किए। तो ये 3 एक्टिविटी से इनफ्लो और आउटफ्लो का इफेक्ट लेते हुए तीनों एक्टिविटी से एक एक आंसर आएगा। उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तीनों एक्टिविटी से जो आंसर आएगा उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो मेरा आंसर आ रहा है वो मैच हो जाना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यानी इस चैप्टर का एक अच्छा बात क्या है, सर आंसर मैच नहीं करे मतलब हम कहीं ब्लेंडर किए। कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो का बात हो, और तीनों एक्टिविटी से जो आंसर आए उसमें अगर ओपनिंग कैश जोड़ दें तो क्लोजिंग कैश एंड बैंक से मैच हो जाना चाहिए। ठीक बात। चालू करते हैं पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाले पार्ट से। ये कैसे सॉल्व? इन्वेस्टिंग और फाइनेंशिंग बहुत इजी है बेटा। कुल मिला के एक बात बोलें, अगर आपको मेरा बताया हुआ 4 वर्किंग बनाना आता है तो आप ये चैप्टर में कुछ भी बना सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बात करें तो सब चालू होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से सब चालू होता है। इसमें हम एड बैक और लेस कर देते हैं। एड बैक करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर देते हैं और माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो सर आपको सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा। उसमें आपको नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड बैक करना है। ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा इसका वर्किंग का बात करना है मेरे। लेकिन ये जो हम 3 आइटम लिखा है लेस में, ये आपको लॉजिक पे बात करना है। नॉन कैश एक्सपेंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन। पहले बात एक, फिर वही हैबिट, हम मीनिंग पूछा, आप एग्जांपल से सम चालू किए। हमको एग्जांपल से आंसर नहीं, हमको मीनिंग चाहिए। सर वो एक्सपेंडिचर, हाँ बोलो बोलो बोलो। आउटफ्लो नहीं हुआ है। जिसमें कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है। वेरी गुड। वो खर्चा जो हम पीएल में लिख तो लिए लेकिन उसमें कोई कैश आया गया नहीं है। तो एग्जांपल जब आप दे रहे थे वो तो एक तो डेप्रिसिएशन और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नहीं, वो बिजनेस का डे टू डे खर्चा है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट, राइट ऑफ करना कुछ भी गुडविल वगैरह को। हाँ, ये सब नॉन कैश एक्सपेंसेस है, इनमें कोई पैसा आता जाता नहीं है। कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसको राइट ऑफ कर रहे हैं। यस सर। तो वो सबसे कोई पैसा आता जाता नहीं। वैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माने
जो बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, मेजर एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, सॉरी डे टू डे गलत बोला, मेजर एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, डे टू डे ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है। सर डे टू डे ऑपरेशन क्या होता है? एग्जांपल देते हैं, हम जूता बनाने का बिजनेस करते हैं, हम बाटा है बाटा, या एडिडास है, हम रिबॉक है, मेरा मेन एक्टिविटी पे खर्चा क्या होगा? जूता बनाने वाला बिजनेस पे खर्चा, उस काम पे खर्चा। लेकिन Yes, ऐसा 4 एक्सपेंसेस है जिसको आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलोगे, जैसे इंटरेस्ट पेड, ब्याज देना आपका डे टू डे ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। जैसे डिविडेंड पेड, ये आपके डे टू डे एक्टिविटी का काम नहीं है। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट बेच के लॉस खाना आपका काम नहीं है। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेच के लॉस खाना आपका काम नहीं है। आपको तो जूता बेचने का काम है ना, तो कोई एसेट या कोई इन्वेस्टमेंट बेच दिए, वो आपका काम ही नहीं था, बट उसमें लॉस लग गया, तो वो पीएल में तो आएगा, लेकिन वो डे टू डे ऑपरेशन का पार्ट नहीं है। ठीक बात? यस। तो ये चारों अगर एक्सपेंसेस आपको देंगे, वो आपको क्या करना है? एड बैक करना है। सर हम सब में ना उल्टा चल रहे हैं बेटा, मेरा पीएल बन चुका है, मेरा नेट प्रॉफिट आ चुका है, हम उसमें ये सब चीजों को ठीक कर रहे हैं, इसीलिए उल्टा चल रहे हैं। क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मेरे प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा? रिड्यूस, इसीलिए हम इनको वापस एड बैक कर रहे हैं। सिमिलरली नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यही 4 उल्टा कर लो। इंटरेस्ट रिसीव आपका डे टू डे कमाई नहीं है, डिविडेंड मिलना आपका डे टू डे कमाई नहीं है, एसेट बेच के प्रॉफिट होना या इन्वेस्टमेंट बेच के प्रॉफिट होना आपका कमाई नहीं है डे टू डे। एंड लास्ट रेंट रिसीव्ड, देखो रेंट देना आपका डे टू डे खर्चा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, मेन बिजनेस का काम है, चाहे गोडाउन फैक्ट्री शोरूम कुछ भी भाड़ा पे लिए हैं, लेकिन रेंट कमाना आपका बिजनेस का काम नहीं, आपका तो काम जूता बेचना था। यस सर। तो ये चारों ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो देखो 3 तो कॉमन है, इंटरेस्ट, डिविडेंड और एसेट इन्वेस्टमेंट के बेचने से कुछ होना। ये तीनों से खर्च हो रहा है तो वो नॉन ऑपरेटिंग है, ये तीनों से पैसा आ रहा है तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है? यस। श्वेता यहाँ पे क्लियर है बात मेरा? यस सर। अब आता है रेंट रिसीव्ड, ये एक अलग आइटम है। ये आइटम जनरली आपका इनकम में तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो है, लेकिन ऑपरेटिंग इनकम नहीं। इन सबको क्या करना है? सेल लेस कर देना। अब इसमें एक और काम करना है, अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म नहीं हुआ है, अब इसमें करना है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। आपका जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है, उसके कारण जो चेंजेस आ रहा है वो भी एडलेस होगा। करंट एसेट यानी डेटर, स्टॉक, बीआर, प्रीपेड, और करंट लायबिलिटी यानी क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो सब। तो उनके कारण अगर पैसा आ रहा है, इस एक्टिविटी में पता है सोचने का एकदम सिंपल लाइन ऑफ ट्रिक देते हैं, इसमें भी ऐड और लेस ही करना है। बेटा ये सोचो इस वक्त पैसा कहाँ है? अगर पैसा तुम्हारी जेब में है तो प्लस में लिखो, पैसा तुम्हारी जेब में नहीं है तो माइनस में लिखो। तो अब तक हम लोग क्या सीखे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे, उसका कैलकुलेशन अभी बात करने वाले हैं। उसमें नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर देंगे, माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। अगला स्टेप बनाएंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, उसमें भी ऐड और लेस ही करना है। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का आइटम को पकड़ के खाली कैश को छोड़ देना, कैश और प्रोविजंस को छोड़ देना। कैश एंड प्रोविजन पर टैक्स का बात यहाँ नहीं होगा, बाकी जितना भी तुम्हारा करंट एसेट या करंट लायबिलिटी का आइटम है उनका बात यहाँ पे होगा। कैश एंड प्रोविजन फॉर टैक्स को छोड़ देना, उनका बात अलग से होता है, बाकी सबका। तो मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे साल की शुरुआत में 2021 में मेरा क्रेडिटर था 50,000 और 2022 में मेरा क्रेडिटर हो गया है 70,000। क्रेडिटर बढ़ने का मतलब हम किसी का पैसा अटका लिए। श्वेता मेरे से 50,000 रुपया बाकी थी साल के बिगिनिंग में,
साल के एंड में श्वेता मेरे से 70,000 रुपया पाती है। ये 20,000 रुपया इस वक्त मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से कहाँ पर है? मेरी जेब में Yes, sir. है ना श्वेता। 50,000 आप साल की शुरुआत में पाते थे, साल के एंडिंग में आप मेरे से 70,000 रुपया पाते हो। तो नीरज के बुक्स में जब अकाउंट बनाएंगे, ये 20,000 नीरज की जेब में ही है तो प्लस में लिखेंगे। यानी अगर क्रेडिटर इंक्रीज हो, करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो तो प्लस में लिखते हैं। उल्टा करते, साल के बिगिनिंग में 70,000 था, एंडिंग 50,000। साल के शुरुआत में श्वेता मेरे से 50,000 रुपया पाती थी, साल के एंडिंग में श्वेता मेरे से साल की शुरुआत में श्वेता मेरे से 70,000 रुपया पाती थी, साल के एंडिंग में श्वेता मेरे से 50,000 रुपया पाती है। मतलब हम 20,000 श्वेता को दे दिए, तभी तो लायबिलिटी कम हुआ है। तो कम हुआ मतलब मेरी जेब से पैसा Yes. गया है तो माइनस में लिखी। तो करंट लायबिलिटी अगर घटे तो माइनस में। देखो आप रट सकते हो, करंट लायबिलिटी बढ़ा तो प्लस, घटा तो माइनस। लेकिन बेटा जी हम बोलेंगे रटो मत, लॉजिक अप्लाई करो कि पैसा कहाँ पे, मेरी जेब में है तो प्लस, मेरी जेब में नहीं है तो माइनस। यही बात आपको करंट एसेट पे भी अप्लाई करनी। मान लो मेरा एक डेटर है, हम डेटर से साल के शुरुआत में ओपनिंग में 1 लाख रुपया पाते थे और क्लोजिंग में अब हम उससे 70,000 रुपया पाते। डेटर कम हुआ मतलब मेरे को पैसा दे दिया गया है ना, Yes, sir. मिल गया। तो पैसा मिल गया मतलब पैसा मेरी जेब में है तो प्लस में लिखो। हाँ। पैसा कहाँ है? ये वाला बात आपको, ये चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी तीनों में काम है। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बोलो, इन्वेस्टिंग बोलो, फाइनेंस बोलो, तीनों एक्टिविटी में यही एक मात्र लॉजिक काम आएगा, वेयर इज द मनी। इफ इट इज इन माई बुक्स एड इट, अगर मेरे बुक्स में नहीं है तो माइनस। जैसे अगर हम बोले मेरा एक बिल्स रिसीवेबल है, साल की शुरुआत में हम उससे 10,000 रुपया पाते थे ओपनिंग में, बट क्लोजिंग में हम उससे 30,000 रुपया पाते, मतलब और 20,000 मेरा वहाँ अटक गया ना। किरण से हम साल की शुरुआत में 10,000 रुपया पाते थे, अब किरण से साल के अंत में हम 30,000 रुपया पाते हैं, मतलब और 20,000 रुपया मेरा वहाँ उलझ गया है ना। Yes, sir. यानी वो मेरी जेब में नहीं है तो मेरी जेब में नहीं है तो लेस में लिखो। यानी करंट लायबिलिटी अगर बढ़े तो माइनस में होगा। देखो हम आपको शॉर्टकट भी दे रहे हैं एग्जाम का, लेकिन मेरा आदत पहले है कि पहले लॉजिक से ट्राई करो। शॉर्टकट क्या हो रहा है देखो, हम यहाँ लिख भी दिए, करंट लायबिलिटी अगर, करंट एसेट अगर बढ़े तो लेस में लिखो। सिमिलरली मेरा एक स्टॉक है, साल के शुरुआत में मेरा ओपनिंग स्टॉक था 1.5 लाख, साल के एंडिंग में मेरा ओपनिंग स्टॉक है 1,30,000। स्टॉक बिक गया मतलब पैसा आया। स्टॉक बिक गया मतलब पैसा आया तो प्लस में लिखो। तो यानी करंट लायबिलिटी, करंट एसेट अगर घटता है तो प्लस में लिखो। तो करंट लायबिलिटी बढ़े तो प्लस और करंट एसेट घटे तो प्लस। सिमिलरली करंट लायबिलिटी घटे तो माइनस और करंट एसेट बढ़े तो प्लस। आप चाहो तो ये याद कर सकते हो, आप चाहो तो मेरा लॉजिक लगा लो, आइटम पढ़ के देखो, पैसा मेरी जेब में आ रहा है, पैसा मेरे पास है तो प्लस, पैसा मेरे पास नहीं है तो माइनस। ठीक है, तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म। आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखना है, आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखना है, उसमें ऐड बैक करना है नॉन कैश एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। फिर आएगा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, वहाँ पे आपको करंट लायबिलिटी बढ़े या करंट एसेट घटे तो प्लस, करंट लायबिलिटी घटे और करंट एसेट बढ़े तो माइनस में लिखना, और लास्ट में ऐड लेस कर देना है टैक्स पेड। टैक्स पेड तो आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये देखो यहाँ पे यही किया है। अब आपको ये जो पीडीएफ में हम दिखा देते हैं, देखो क्या क्या आइटम एडलेस में लिखा है। सबसे पहले क्या लिखा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल, सबसे पहले सॉरी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल, और उसके बाद ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल। आ गया ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मेरे सरप्लस में मेरे को ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा, क्लोजिंग लिखो, उसमें माइनस कर लो ओपनिंग। उसके बाद हम क्या बोला था देख लो, डिविडेंड देना, क्या मेरा डे टू डे एक्टिविटी है? नहीं है, देखो No, sir. डिविडेंड ऐड बैक किया।
इंटरम डिविडेंड भी ऐड बैक किया, कुछ रिजर्व में ट्रांसफर किए तो पीएल कम हो गया ना, कुछ अगर रिजर्व में ट्रांसफर किए तो पीएल कम हो गया। लेकिन मेरे को एक बात बताओ बेटा, क्या रिजर्व में पैसा डालना कोई आना जाना होता है कैश का, या ये बुकिश एंट्री है केवल? हाँ, तो रिजर्व में डाले नेट प्रॉफिट से निकाल के, लेकिन एक्चुअली में कोई कैश आया गया नहीं है, नेट प्रॉफिट से माइनस कर दिया, जनरल रिजर्व में ऐड कर दिए, वो अल्टीमेटली रिजर्व एंड सरप्लस में ही तो रह गया। यस सर। तो इसीलिए उसको भी देखो ऐड बैक की, क्योंकि उससे प्रॉफिट कम हो गया, ठीक करने के लिए ऐड बैक करो। नॉन कैश प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड बैक करो, क्योंकि प्रोविजन बनाए हो, कोई पैसा आया गया तो लेना है, ठीक बात। तो ये हो गया आपका। यस सर। इसके अलावा देखो यहाँ पे ये लोग ही लिखा, ये देखो डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या लोन, हम क्या बोला था, इंटरेस्ट देना रेगुलर एक्टिविटी नहीं, इसलिए ऐड बैक किए। डिलीवरी एक्सपेंसेस, शेयर का राइट ऑफ, गुडविल का राइट ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई अगर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करो तो उसका प्रीमियम, ये सब डे टू डे खर्चा नहीं है ना बिजनेस का। इंटरेस्ट कहीं से इनकम आ जाना, डिविडेंड इनकम आ जाना, रेंटल इनकम आ जाना, एसेट बेच के प्रॉफिट आ जाना, ये सबको लेस करो, ये सबको लेस करेंगे, बाकी सब ऊपर वाले आइटम को ऐड बैक करेंगे। हम यही गिनाया था, हम आपको शॉर्टकट में गिना दिया कि नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड बैक होगा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस होगा। ये लोग यहाँ करके दिखा दिए, आइटम पूरा लिस्ट बता दिया, मतलब ये। इसके बाद हम आपको बोला था ये रहा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, तो देख लो लायबिलिटी का अगर बढ़ना या एसेट्स का घटना ये ऐड में आएगा, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ता है मतलब पैसा हम अटका लिए लोगों का, और एसेट घट रहा है मतलब करंट एसेट घट रहा है मतलब मेरे पास पैसा आ गया। और उल्टा कर लेंगे, अगर डिक्रीज इन इन्वेंट्री हो रहा है मतलब अगर करंट एसेट घट रहा है, सॉरी करंट एसेट बढ़ रहा है या करंट लायबिलिटी घट रहा है, इन दोनों में कैश का आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो को ब्रैकेट में दिखा रहे हैं, इनफ्लो को पॉजिटिव दिखा रहे हैं। आप एडलेस करके भी लिख सकते हो, आप पॉजिटिव को नॉर्मल लिख के नेगेटिव को ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर। रिप्रेजेंटेशन इज योर मैटर। आप एडलेस करके 2 कॉलम बना के लिखो, डेटर बढ़ा, क्रेडिटर बढ़ा, डेटर घटा, क्रेडिटर घटा, जो भी, और नहीं तो आप आइटम लिखो, और अगर पॉजिटिव फिगर है तो नॉर्मल लिख दो, नेगेटिव फिगर है तो ब्रैकेट में, मतलब लेस करने वाला फिगर को ब्रैकेट में। इसके बाद हम बोला था टैक्सेस पेड, तो आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब आ जाओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे फटाफट। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को हम बहुत बड़ा नहीं रखा है। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा सर, सीधा लॉजिक पकड़िए, कोई भी एसेट या इन्वेस्टमेंट से पैसा आए तो प्लस, पैसा जाए तो माइनस। एसेट या इन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा कब बेटा, जब इनको सेल करेंगे तब पैसा आएगा ना, और जब इनको परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा। इसमें यही आता है तुम्हारा बैलेंस शीट का फिक्स एसेट्स वाला साइड, नॉन करंट एसेट वाला साइड पूरा, तुम्हारे बैलेंस शीट के नॉन करंट एसेट वाला पूरा साइड, यही आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। हाँ, एक 2 चीज और आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड या रेंट रिसीव्ड, ये डिविडेंड रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये 3 आइटम अलग से याद कर लें। ये तीनों बेटा तुमको क्यों मिला, तुमको कोई ब्याज क्यों दे रहा है, क्योंकि तुम पैसा कहीं इन्वेस्ट किए हो ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तुमको डिविडेंड क्यों मिल रहा है, क्योंकि तुम अपना पैसा किसी दूसरे शेयर्स में लगाए, नीरज लिमिटेड का पैसा हम रिलायंस लिमिटेड में लगाए, तो हमको डिविडेंड मिल रहा है वहां से। तो ये सब क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम पैसा कहीं इन्वेस्ट किए। हमको रेंट क्यों मिल रहा है, हम एक प्रॉपर्टी में पैसा लगाया, प्रॉपर्टी खरीद के रखी, तो उससे मेरे को भाड़ा आ रहा है। तो ये सब मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो पैसा आता है इन सब से, इसलिए प्लस में लिखेंगे। तो एसेट जो या इन्वेस्टमेंट के सेल होने से या इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट के रिसीव होने से पैसा आएगा तो प्लस में लिखेंगे, और एसेट या इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं तो पैसा जाएगा, इसलिए लेस में लिखेंगे। या इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, रेंट पेड नहीं आएगा, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है।
तो देखो यहाँ पे यही लिखा है, कैश इनफ्लो कहाँ कहाँ से होगा? सेल ऑफ टेंजिबल एसेट, सेल ऑफ इनटेंजिबल एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ लोन एंड एडवांसेस, सेल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। और माइनस में क्या लिखा? परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट, परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस कहीं पे हम दे रहे हैं। ये सब क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। ठीक है, लास्ट आ जाओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ऊपर। तो सर यहाँ क्या लिखें? सर यहाँ बड़ा सीधा बुद्धि, शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन, इनसे अगर पैसा आ रहा है तो प्लस, इन सब तो पैसा कब आएगा? जब आप इन सबको इशू करोगे या लोन टेकन होगा। इन सब तो पैसा आ रहा है तब प्लस, इशू करेंगे तब प्लस, और इन सबको जब रिपे करेंगे तो रिडीम, बाई बैक, रिपेमेंट, वहाँ माइनस। हाँ, इसके अलावा दो आइटम वही, जैसे इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। क्योंकि ये दोनों आप क्यों दे रहे हो? क्योंकि कोई आप में पैसा इन्वेस्ट किया है, मतलब कोई आपको फाइनेंस दिए। तो यही आता है बस यहाँ पे देख लो लिस्ट पूरा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, लोन रेज्ड। पेमेंट कब होगा? बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिपेमेंट ऑफ लोन, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, ये सब यहाँ आएगा। तो यही आपका एक्टिविटीज में क्या आता है? क्लियर है एकदम? यस सर। अब बात करते हैं बेटा वो दो तीन अकाउंट बनाने का जो आपको बनाना आना चाहिए। कुछ फिगर गायब रहेगा उनको निकालने के, कुछ फिगर्स गायब रहेंगे उनको निकालने के लिए आपको दो तीन अकाउंट बनाना पड़ सकता। सर क्या क्या? पहला तो बोला इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बेटा इन्वेस्टमेंट का अकाउंट हो या फिक्स एसेट का अकाउंट, बनाने का लॉजिक तो एक ही होगा ना। क्या होगा? सर अगर इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी होगा। बैलेंस बीडी। कोई इन्वेस्टमेंट बेचे हैं तो क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट सेल करने से इन्वेस्टमेंट घटेगा ही ना। लॉस होने से इन्वेस्टमेंट घटेगा, प्रॉफिट होने से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। बैलेंस सीडी क्रेडिट में आएगा ही, और अगर परचेज करेंगे तो डेबिट में आएगा, क्योंकि परचेज करने से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। ज्यादातर ये परचेज ही बैलेंसिंग फिगर हो, ये गायब रहेगा विषय। आपको बाकी बता देगा ओपनिंग इन्वेस्टमेंट इतना, क्लोजिंग इतना है, तो इस बार इन्वेस्टमेंट इतना का बेच दिए और उसमें इतना प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो बेटा ओपनिंग दिया तो टू बीडी, क्लोजिंग दिया है तो बाई सीडी, बेच दिए तो बाई बैंक, प्रॉफिट हुआ तो बाई पीएल, लॉस हुआ तो सॉरी प्रॉफिट हुआ तो टू पीएल, लॉस हुआ तो बाई पीएल, तो बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा परचेज। ठीक है ना? यस सर। अब बेटा इनमें से कौन सा आइटम कहाँ जाएगा बस वो आप बताओ। सर ओपनिंग बैलेंस कहीं नहीं जाता, क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं जाता। सर इन्वेस्टमेंट खरीदे या बेचे दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बस बेचने पे पैसा आएगा तो ऐड में लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के, और परचेज वाला माइनस में लिखेंगे। यस सर। और ये प्रॉफिट लॉस, सर लॉस हुआ है, लॉस मेरे प्रॉफिट को क्या कर दिया है? कम। ठीक करने के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। यस सर। वैसे ही अगर प्रॉफिट होता तो वो माइनस में लिखेंगे, वो जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के जब बात करते हैं तो। यस। ठीक है? यस सर। अब आ जाओ फिक्स एसेट पे। सर सेम लॉजिक है, बस एक एक्स्ट्रा डेप्री का बात कर लीजिएगा, और कुछ भी अलग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से, इन्वेस्टमेंट अकाउंट से कुछ भी अलग नहीं है। हाँ बस फिक्स एसेट में दो झमेला होता है। पहला, जब आपको अलग से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिए तब, और दूसरा जब आपको अलग से फिक्स एसेट का अलग वैल्यू दे रहा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग दे। तो पहले वहां बात करते हैं जब अलग से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, सिर्फ फिक्स एसेट और कुछ नहीं है, मतलब एसेट में ऑलरेडी डेप्री माइनस किया हुआ है। ठीक है ना? ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा? टू बैलेंस बीडी। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएगा? बाई बैलेंस सीडी। अभी जो इन्वेस्टमेंट में से क्या थे? बेचे तो बाई बैंक, खरीदे तो टू बैंक, लॉस हुआ तो बाई पीएल, प्रॉफिट हुआ तो टू पीएल। ठीक बात?
Yes, sir. डेप्री भी एसेट को कमी तो करता है, तो डेप्री भी बाई डेप्री, और यहाँ टोटल डेप्रिसिएशन आएगा, बस ये ध्यान रखना सारे एसेट का मिला के। अभी यहाँ पर भी ज्यादातर ये परचेज ही बैलेंसिंग फिगर हो, तो सर ये फिगर्स कहाँ जाएंगे? फटाफट एक एक का बात करते हैं, कौन सा आइटम कहाँ जा रहे हैं सर? टू बैंक या ये बाई बैंक, ये दोनों में ही एसेट खरीदना और बेचना हो रहा है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो एसेट बेच रहे हैं तो इन्वेस्टिंग में प्लस चला जाएगा, एसेट खरीद रहे हैं तो इन्वेस्टिंग में माइनस में चला जाएगा। ओपनिंग क्लोजिंग कहीं आता जाता नहीं है। ये डेप्री हो या लॉस हो, ये दोनों ही प्रॉफिट को क्या कर देता है? कम। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, ऐड होगा। लॉस भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऐड होगा। और अगर प्रॉफिट हो गया तो लेस होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ये। क्लियर बात? Yes, sir. अब आते हैं वहां जहां सब लोग फंसते हैं। अगर आपको फिक्स एसेट अलग और प्रोविजन फॉर डेप्री, जिसको आज की डेट में बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, पहले इसको प्रोविजन फॉर डेप्री बोलते थे पुराने जमाने में, आज की डेट में इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर यहाँ क्या होगा बेटा जी? सब कुछ सेम होगा जब भी ऊपर पड़े। ओपनिंग बीडी यहाँ, क्लोजिंग बीडी सीडी यहाँ। एसेट बेचे तो यहाँ बाई बैंक, एसेट लॉस हुआ तो यहाँ बाई पीएल, प्रॉफिट होगा तो यहाँ 2 पीएल। एसेट खरीदे तो 2 बैंक, और अगर डेप्री हो रहा है तो बाई डेप्रिसिएशन। लेकिन बस अब यही एक कैच है सर, सब कुछ तो आप सेम लिख दिए, आप कुछ भी डिफरेंट नहीं लिखे, है ना? देखो यहाँ पे 2 बीडी था, यहाँ पे 2 बीडी है, यहाँ पे 2 बैंक है, यहाँ पे 2 बैंक है, यहाँ पे भी 2 पीएल है, यहाँ पे भी 2 पीएल है, यहाँ पे बाई डेप्री है, यहाँ पे बाई डेप्री है, यहाँ पे भी 2 बाई बैंक है, यहाँ पे भी बाई बैंक है सेल पे, यहाँ पे भी प्रॉफिट पे बाई पीएल, लॉस पे बाई पीएल है, यहाँ पे लॉस पे बाई पीएल है, यहाँ पे बैलेंस सीडी है, यहाँ पे बैलेंस सीडी है। तो दोनों मेथड में कुछ भी डिफरेंस नहीं था। बनाना क्या चाह रहे हैं? एक डिफरेंस है। जब हम यहाँ डेप्री लिख रहा था, हम क्या लिखा था? कौन सा डेप्री आएगा? एसेट का फुल डेप्री, सारे एसेट्स का डेप्री, जबकि यहाँ खाली डेप्री आएगा जो एसेट सेल हुआ है उसका। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है बेटा जी। नॉर्मल फिक्स एसेट अकाउंट जो बनाते हो, जब प्रोविजन फॉर डेप्री या एक्यूमुलेटेड डेप्री नहीं होता है, वहां पे आपको टोटल डेप्रिसिएशन पता होता है ऑल एसेट्स का, उठा के यहाँ डाल देते हो। लेकिन जब आप एक्यूमुलेटेड वाला मेथड बनाते हो, तब एसेट अकाउंट में सिर्फ वो डेप्री जाएगा जो उस एसेट का है जो एसेट बिक गया। और आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, डोंट वरी। एसेट सोल्ड का डेप्री आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, डोंट वरी। बात क्लियर है मेरा? Yes, sir. तो सर अब एक्यूमुलेटेड डेप्री अकाउंट कैसे बनेगा? तो देखो बेटा, उसका भी ओपनिंग बीडी सीडी दिया होगा। एक्यूमुलेटेड या प्रोविजन एक लायबिलिटी का लेजर है, तो देखो बीडी क्रेडिट में दिया है और सीडी डेबिट में। ये जो एसेट यहाँ लिखे हो ना एसेट अकाउंट में, जो एसेट बिक गया उसका डेप्री, वही उठ के यहाँ पे आ जाए, वही उठ के यहाँ पे बाई टू एसेट बोल के आ जाए। Yes, sir. और अपनी आप ही वो बाई पीएल बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा जो करंट ईयर का डेप्री है। तो जब आपको नॉर्मल फिक्स एसेट वाला कहानी देगा, वहां पे आपको करंट ईयर का डेप्री बता देगा, वही आप एसेट अकाउंट के क्रेडिट में डाल दिए थे। लेकिन जब आपको प्रोविजन मेथड या एक्यूमुलेटेड मेथड देगा, वहां पे आपको वो एसेट का डेप्री बताएगा जो एसेट बिक गया, उसको आप एसेट के क्रेडिट में और एक्यूमुलेटेड डेप्री या प्रोविजन फॉर डेप्री के अकाउंट के डेबिट में डाल दोगे। तो आपको ओपनिंग पता है एक्यूमुलेटेड डेप्री का, क्लोजिंग पता है, और वो एसेट बिक गया उसका डेप्री भी लिख दिए, बैलेंसिंग फिगर आएगा करंट ईयर का डेप्री, और यही जाएगा आपका पीएल में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक होने की। सर ये एक बार फिर से बताइए। सुनो मेरा बात, एक फिगरिंग लेके करते हैं, जो ऐसे समझ में आना मुश्किल होगा। यहाँ करते मेरे को बेटा डेटा गिवन है, मेरे को बता रहा है मेरा एसेट का, फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, मेरे को बता रहे हैं मेरे फिक्स एसेट का क्लोजिंग बैलेंस है 7 लाख।
मेरे को बता रहा है ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 30,000, क्लोजिंग ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 40,000। मेरे को बता रहा है इस साल एक एसेट सोल्ड हुआ जिसका कॉस्ट 20,000 है। एक एसेट सोल्ड हुआ जिसका कॉस्ट 20,000 है और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5,000 है। उसको सोल्ड किए हैं 3,000 के लॉस पे। इतना डेटा क्वेश्चन में दिया। क्या क्या दिया? ओपनिंग एसेट का वैल्यू, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्री का वैल्यू, क्लोजिंग एसेट का वैल्यू, क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्री का वैल्यू। एक एसेट जिसका कॉस्ट 20,000 है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5,000 है, उसको 3,000 के लॉस में बेच दी। इतना डेटा आपको वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट में गिवन है। अब आप पहले क्या बनाओगे? सर एक तो बनाएंगे एसेट अकाउंट। बनाओ चलो। सर एक तो ओपनिंग 2BD लिख देंगे 5 लाख, ठीक है। बाई CD लिख देंगे। बाई CD कितना है मेरे को? 7 लाख। 7 लाख। हम क्या बोला? जो एसेट बिक गया उसका यहाँ वैल्यू, रुक जाओ, जो एसेट बिक गया उसका यहाँ डेप्री। तो पहले निकालो। सर आपका एक 20,000 के कॉस्ट का एसेट है, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्री है 5,000, मतलब आज के दिन WDV कितना है उसका? 15,000। 20,000 कॉस्ट है, कॉस्ट, और उसका टोटल आज तक जुड़ा के डेप्री 5,000 है। तो यानी उसका आज के दिन वैल्यू 15,000 WDV। यस। उसको 3,000 के लॉस में बेचे, मतलब कितना में बेचे हैं? 12,000 में। 12,000। तो बाई बैंक 12,000 लिखो सेल वैल्यू। यस। बाई PL 3,000 लिख दो, क्वेश्चन में गिवन है। कई बार बेटा सेल वैल्यू बता देगा तो लॉस या प्रॉफिट निकाल लो, कई बार लॉस प्रॉफिट बता देगा तो सेल वैल्यू निकाल लो, ठीक है। यस सर। जो एसेट बिक गया उसका एक्यूमुलेटेड डेप्री कितना है? 5,000, वो भी लिख दो यहाँ पे। हम क्या बोला था? एसेट अकाउंट में वही डेप्री आएगा जो एसेट बिक गया उसका डेप्री क्वेश्चन में बताया था 5,000, हम लिख दिया। अभी मेरा यहाँ पे 2 बैंक निकलेगा, मतलब इस बार का नया परचेज कितना होगा? जो 7 लाख 12, 5, 17, 3, 20, 7, 20 माइनस 5 लाख 2, 20, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत? हेलो मेरा किरण सर वो 7 पीस कैसे आया? अरे बेटा इधर का टोटल जोड़ो ना, क्रेडिट साइड। ओके 12,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 प्लस 7 लाख। ओके 7 लाख 20,000, बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। 7 लाख 20,000 माइनस 5 लाख करो, बैलेंसिंग फिगर आ गया। परचेज का वैल्यू इस बार 2,20,000, ठीक है। यस। चलो अब बनाओ तुम साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहां बनाते हैं, जगह क्लियर करते हैं। चलो बनाते हैं। सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में मेरे को ओपनिंग बैलेंस गिवन है, बाई BD लिख देंगे। कितना है? 30,000। मेरे को क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, बाई CD लिख देंगे 40,000। जो एसेट इस बार बिक गया उसका डेप्री लिख देंगे यहाँ पे 5,000। तो इधर में बाई PL इस बार का करंट ईयर का डेप्री बैलेंसिंग फिगर आ गया। कितना होगा? 45 माइनस 30, 15,000। अब ठीक है। यस सर। अब कौन सा आइटम कहाँ जाएगा उसका बात कर लेते हैं। सर ये ओपनिंग 5 लाख कहीं नहीं जाएगा, ये क्लोजिंग 7 लाख कहीं नहीं जाएगा। सर ये परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस में चला जाएगा 2,20, और ये सेल बाई बैंक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के प्लस में चला जाएगा। ये 5 ऑलरेडी चला ही गया जहाँ जाना था एक्यूमुलेटेड डेप्री में, और ये 3,000 का लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक हो जाएगा, ठीक है। यस सर। और ये जो आप निकाले हो 15,000 का इस साल का डेप्री, ये भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक हो जाएगी। बात क्लियर है? यस सर। और यही बेटा अगर ये एक्यूमुलेटेड डेप्री का मेथड नहीं होता तो कैसे बना देते इसी सम को ही? तब सर बस ये 2 फिगर गायब होता,
ये एक्यूमुलेटेड डेप्री का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं पता होता, लेकिन मेरे को सम क्या बताता, मेरे को सम बताता टोटल डिप्रिसिएशन है 15,000। ये फिगर फिर सम दे देता मैं। क्या करते हैं सर, सिर्फ एसेट अकाउंट बनाते आप, ओपनिंग लिखते 5 लाख, क्लोजिंग लिखते 7 लाख। इस बार का सेल कितना है 12,000। इस बार का टोटल डेप्रिसिएशन कितना है 15,000। यहाँ टोटल आता ना इस बार, क्योंकि एसेट का अलग से एक्यूमुलेटेड डेप्री नहीं है, तब फिर आपको फुल डेप्री दे देगा, बस वही आएगा यहाँ। और सर आपको लॉस हुआ है 3,000 का एसेट बेचने में, तो भाई पीएल 3,000। तो इधर जो बचता वो इस बार का नया परचेस, बैलेंसिंग फिगर कितना बचता, 15 और 12 27, 27 और 3 30, तो 7,30,000 माइनस 5 लाख, तो 2,30,000। अब ये ओपनिंग कहीं नहीं जाता, ये क्लोजिंग कहीं नहीं जाता, ये 12,000 का सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड बैक हो जाता, ये 2,30,000 का परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाता, ये 15,000 का डेप्री, एक मिनट मेरे को बोल लेने दो, ये 15,000 का डेप्री, ये 15,000 का डेप्री ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक हो जाता, और ये 3,000 का पीएल भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक हो जाता। बात खत्म। यस बोलो, आप कुछ बोल रहे थे। सर दोनों मेथड से बैलेंस सेम नहीं आना चाहिए? नहीं, जरूरी नहीं है। एक्यूमुलेटेड यानी आपका कई एक चीज जुड़ा के वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था, वो यहाँ ही नहीं। आपको तो टोटल डेप्री ऑफ द करेंट ईयर 15,000 बता दिया, बस सीधा सीधा। ओके सर, बात क्लियर है मेरा? यस सर। तो यही होगा यहाँ पे। तो अगर विदाउट प्रोविजन होता तो खाली एसेट अकाउंट से पूरा काम हो जाता, और विद एक्यूमुलेटेड या प्रोविजन फॉर डेप्री है तो एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्री अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक और आखिरी वर्किंग आपको सीखना है, बाकी फिर और कोई वर्किंग आपको आना जरूरी नहीं है। सर यही इतना वर्किंग बहुत है इतना वर्किंग, बाकी सब मुंह से कैलकुलेट करेंगे, 4 सम प्रैक्टिस करेंगे, 2 क्लास में चैप्टर खत्म। सर एक और अकाउंट क्या है, वो अकाउंट है बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे, अब आ रहा है मेरा आवाज? हाँ अब आ रहा है। अपने को एक और वर्किंग सीखना है, आखिरी वो है प्रोविजन फॉर टैक्स का। आपको ओपनिंग प्रोविजन दिया रहेगा, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर टैक्स दिया रहेगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर दिया हुआ रहेगा करंट लायबिलिटी में, ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्स और क्लोजिंग प्रोविजन फॉर टैक्स। लेट से आपको दिया हुआ 50,000 ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्स है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 है, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर टैक्स 60,000 है। यह आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। मेरा बात क्लियर है? यस सर। अब बेटा जी आपको एडजस्टमेंट में इन दो में से कोई एक बात बोलेगा, टैक्स पेड बोल देगा एडजस्टमेंट में, या टैक्स प्रोवाइडेड बोल देगा। क्या क्या बोल देगा, टैक्स पेड या प्रोवाइडेड, कोई एक बोलेगा बेटा, एक गायब रहेगा। पेड बोलेगा ना तो तुरंत यहाँ पे 2 बैंक लिख देना, 2 बैंक में पेड चला जाएगा। लेट से आपको पेड ही बोला, एक बार के लिए हम बोलते हैं पेड बोला है 20,000, ठीक है, तो पेड यहाँ 20,000 जाएगा, तो मतलब इस बार नया प्रोविजन कितना क्रिएट हुआ, डिफरेंस अमाउंट बैलेंसिंग फिगर 60 और 20 80 माइनस 50 30,000 का एक बार नया प्रोविजन क्रिएट हुआ। ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक हो जाएगा। और ये जो 20,000 है वो टैक्स पेड जो लास्ट में करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 2 जगह सिखाते हैं ना, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड बैक होगा, ये देखो ये देखो प्रोविजन फॉर टैक्स क्या कर रहे हैं, करंट ईयर का ऐड बैक, हाँ, और लास्ट में आके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनकम टैक्स पेड। तो यहाँ से वो दोनों फिगर निकल के आ गए।
देगा। आपको ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर करंट लायबिलिटी में। आपको अगर टैक्स पेड बोल दे तो यहाँ पेड तो बैलेंसिंग फिगर इधर से निकल गया, इस बार का नया क्रिएशन, तो ये नया वाला चला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड बैक होने, और ये टैक्स पेड एकदम लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो गया। ठीक है सर, अगर यहाँ पेड की जगह प्रोवाइडेड गिवन होता कोई बात नहीं ना, यहाँ लिख देते। मान लो ये पेड की जगह प्रोवाइडेड गिवन होता 22,000, तो यहाँ 22 ऐड करते, कितना होता 50 और 22 72। इधर में 60 क्लोजिंग है तो बचता कितना इधर 12,000, मान लेते एक बार 12,000 पेड में। तो मतलब अगर पेड गिवन है तो टू बैंक, प्रोवाइडेड गिवन है तो बाई पीएल। मतलब प्रोवाइडेड मतलब करंट ईयर का कितना नया प्रोविजन बना है वो बताना चाह रहे। बात क्लियर है? दोनों में से एक गिवन होगा, पेड या प्रोवाइडेड, मतलब ये पीएल या टू बैंक कोई एक गिवन होगा, दूसरा निकल जाएगा। यस सर। और कहाँ जाना है वो तो सेम ही लॉजिक चलेगा। लेकिन कभी कभी बेटा जी ये दोनों ही नहीं देगा, आखिरी ट्विस्ट का बात कर रहे हैं, कभी कभी आपको ये दोनों ही नहीं देगा। क्या माने सर? तब मानेंगे जो ओपनिंग वाला है यही इस बार पेड हुआ है और ये क्लोजिंग वाला है वही इस बार नया क्रिएट हुआ। सब में अगर आपको पेड या प्रोवाइडेड दे देगा तो वही लिख दोगे जो गिवन है, पेड या प्रोवाइडेड, एक गिवन दूसरा वाला गायब निकल जाएगा। कभी कभी आपको दोनों ही गायब कर देगा, सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, नहीं बताया इस बार कितना पेड हुआ है, नया कितना क्रिएट हुआ। तो बेटा जी मान लेंगे सवाल की शुरुआत में जो आप प्रोविजन बना के रखे थे वो फोटो फ्रेम करने के लिए थोड़ी ना रखे थे, मान लेंगे वही पेड कर दिए इस बार। और जो क्लोजिंग में नया प्रोविजन, नया बैलेंस शीट आ रहा है, मतलब वही इस बार नया प्रोविजन बना है। तो आपको पेड प्रोवाइडेड गिवन हो, पेड गिवन हो तो टू बैंक, प्रोवाइडेड गिवन हो तो बाई पीएल, दोनों ही गायब हो तो ओपनिंग वाले को मान लेंगे इस बार का पेड, क्लोजिंग वाले को मान लेंगे इस बार का नया प्रोवाइडेड। जाएगा तो वही जहाँ कॉमन ट्रीटमेंट है, इस बार का नया प्रोवाइडेड यानी पीएल वाला फिगर प्रोविजन पर टैक्स बोल के ऐड बैक हो जाएगा, और इस बार का टू बैंक यानी पेड वाला फिगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सबसे लास्ट में जाके माइनस हो जाएगा। बात क्लियर? यस सर। यही है कैश फ्लो, 3 एक्टिविटी 3 वर्क। अब नेक्स्ट क्लास में आप इसके सम्स पे आ जाए।